जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। इस क्लास में आज साइंस का टॉपिक देखेंगे जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। हमारा सेट नंबर 1 चलेगा। इसमें से किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, किस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाएगा और किस प्रक्रिया से जवाब देना है, चलिए अब देखिएगा, सुनिएगा। हमारा टॉपिक का नाम है साइंस, विज्ञान चलेगा। विज्ञान किसे कहते हैं? तो विशेष जिस किताब को पढ़ने समय विशेष जानकारियाँ मिलती है उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। या तो बताइएगा, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इतना बात आपको पता होगा। और हमारा सवाल किस तरीका से दिया रहेगा प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। आपको परीक्षा में कितने सवाल देना है? जवाब 40 प्रश्नों का ही जवाब देना है। उनमें से अब प्रत्येक क्वेश्चन जो 1 नंबर का दिया रहेगा, ओमर शीट में रंगना पड़ेगा उसको। और हमारा पहला सवाल जो इस तरह के दिए जाएंगे, हम 80 क्वेश्चन कराएंगे। 80 क्वेश्चन में आप देखिएगा और कितने का जवाब जानते हैं उसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। सभी चैप्टर से आएंगे सवाल वहाँ परीक्षा में। तो हमारा पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसमें बताइएगा और इनमें से सभी हो जाएंगे। हमारा जो है इसमें जो है क्या है, सभी दर्पण से जो है आभासी प्रतिबिंब मिलते हैं। आभासी का मतलब क्या हो गया? काल्पनिक। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो देखा जाए तो सभी से मिलते हैं। समतल में भी काल्पनिक बनता है, उत्तल में भी बनता है और अवतल में भी बनता है, दर्पण के दूसरी ओर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल नंबर 2 है, आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है? तो परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताएगा प्रकीर्णन के कारण। सवाल नंबर 3 है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है। ऑप्शन ए अभिलंब की ओर, ऑप्शन बी अभिलंब से दूर, ऑप्शन सी अभिलंब के साथ संपाती हो जाती है, मतलब समांतर हो जाती है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताएगा तीसरा का ऑप्शन ए सही, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी समतल उत्तल लेंस, अगला ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताएगा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 5, अगर जो आपको नहीं दिख रहा होगा कोई, इससे क्या दिक्कत नहीं है। और यदि कोई बात आपको गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बस कमेंट कीजिएगा। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो उस लेंस की फोकस दूरी ऑप्शन हमारा दिया हुआ, ऑप्शन ए +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर और -100 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, +100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो उचित फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहा जाता है। तो एक डायोप्टर की बात कर रहा है, तो एक डायोप्टर मतलब 1 मीटर उचित लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी कूलम। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 6 का डी सही, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कूलम सही। सवाल नंबर 7 है, किस उपकरण में धन प्लस चिन्ह और ऋण माइनस चिन्ह का उपयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन ए अमीटर में, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर में, ऑप्शन सी कुंडली में, ऑप्शन डी विद्युत सेल में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही, कुंडली में इसका उपयोग नहीं होता है, प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह नहीं दिखेगा। सवाल नंबर 8 है, 8 आपको दिख रहा होगा। 8 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है 100 वाट से 220, 100 वाट का जो है 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है क्या चीज़? ऑप्शन ए में है 900 ओम, ऑप्शन बी है 484 ओम, ऑप्शन सी 220 ओम, ऑप्शन डी 100 ओम। तो इसका सही जवाब बताइएगा 484 ओम। कैसे होता है इसको जब हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट जब विद्युत धारा जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम मैथ जब लाएंगे न्यूमेरिकल को, तो आप मेरे चैनल पर जुड़ जाइए और इसको देखने का बाद में प्रयास कीजिएगा। अभी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। सवाल नंबर 9, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर I/R, ऑप्शन बी V बराबर R/I, ऑप्शन सी V बराबर IR, ऑप्शन डी V बराबर IR², V बराबर IR²। हमारा ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा हो जाएगा V बराबर IR, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9 का ऑप्शन सी सही। सवाल नंबर 10 है, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, यानी विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो उसके कारण चालक तार में क्या उत्पन्न हो जाता है? ऑप्शन ए प्रत्यास्था, ऑप्शन बी चुंबकत्व, ऑप्शन सी ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 10 का हो जाएगा सी सही, ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्या होंगे? ऊष्मीय प्रभाव। सवाल नंबर 11 देखिए, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी विस्फोट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी ला कहानी आता है। तो 11 का क्या हो जाएगा?
जाएगा बी आंसर हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी आंसर। सवाल नंबर 12 है, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन में क्या होता है? तो हाइड्रोजन का वियोग होता है, मतलब निकास होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑक्सीजन का योग होता है। इनमें से सभी होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। 12 का आंसर बताइएगा डी सही, और इसका सही जवाब हो जाएंगे 12 का डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 देखिएगा, 13 नंबर दिया हुआ है, जल में वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होती है? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हमारा है, ऑप्शन सी हमारा हो गया ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताएंगे 13 का हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। सवाल नंबर 14, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो देखिए H2O जब लिखते हैं, क्या बताया जाए आपको? H2O बताते हैं। देखिए जब H2O लिखते हैं, H2O, तो H हमारा जो है कितना है? 2 है, H का संख्या 2 है, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है? 1 है। तो 1 है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2:1। तो 2:1 ऑप्शन हमारा किस में दिया हुआ है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी 14 नंबर आपको दिख रहा है, हाँ 14 का जो है आपका जो है 14 का आंसर हो जाएगा बी। 14 का क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएंगे सही जवाब। तब 2:1 आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 15 चलते हैं, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए हमारा है, ऑप्शन ए बुझा हुआ चूना, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कली चूना, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारा बी सही हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं इतना दिख रहा होगा और समझ गए होंगे। सवाल नंबर हमारा 16 क्या दिया हुआ है? कहता है निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है? ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी लाल गोभी का पत्ता, और ऑप्शन सी मेथिल ऑरेंज दिया हुआ है, और ऑप्शन डी दिया लिटमस पत्र। तो निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है? तुम्हारा बताइएगा मेथिल ऑरेंज क्या है संश्लेषित, बाकी सब क्या है? लिटमस लाल गोभी का पत्र, जो लिटमस पत्र, लाल गोभी का पत्ता, हल्दी, ये सब प्राकृतिक सूचक है, और मेथिल ऑरेंज क्या है? संश्लेषित सूचक के अंतर्गत आएंगे, ऑप्शन सी सही। सवाल नंबर 17 है, 17 कहता है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए 22 कैरेट, ऑप्शन बी 24 कैरेट, ऑप्शन सी 20 कैरेट, ऑप्शन डी हमारा 12 कैरेट। तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? इसका सही जवाब आएगा 24 कैरेट। हमारा शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। सवाल नंबर 18 है, बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए Hg पारा का, ऑप्शन Fe, बी ऑप्शन Fe मतलब फेरम लोहा का, ऑप्शन सी Al मतलब एल्युमिनियम का, ऑप्शन डी Zn मतलब जस्ता का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो किस धातु का? तो एल्युमिनियम का। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर जो है 19 है, कहता निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? ऑप्शन ए सोडियम को, ऑप्शन बी मैग्नीशियम को, ऑप्शन सी टंगस्टन को, ऑप्शन सी पारा को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी को, ऑप्शन ए को, 19 का ए सही हो जाएगा सोडियम को। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन ए कैसे सही हुआ, कि बताएंगे कि किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं जानबूझकर, क्योंकि इसको क्या है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से सोडियम जो है जल उठता है, इसीलिए जो है सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, ताकि बाहरी वातावरण से संपर्क टूटा रहे और जिससे आग नहीं पकड़ सकता है। अगर जो खुली वातावरण में रखेंगे तो सोडियम से क्या होता है? आग पकड़ लेता है। और एक बात और जानकारी के लिए बता देते हैं कि निम्नलिखित में से जो बोला है, सोडियम एक ऐसा तत्व है, एक धातु तत्व है जिसे चाकू से क्या होता है? काटा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन के जो है श्रेणी में आते हैं? एल्कीन, एल्केन, एल्काइन आता है। तो एल्कीन, एल्केन, एल्काइन की संख्या वो जो बढ़ाएंगे तो उसमें हम समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए हमारा एथीन, ऑप्शन बी मेथेन, ऑप्शन सी एसिटिलीन, ऑप्शन डी क्लोरोफार्म। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एसिटिलीन जो है हमारा यह जो है कार्बनिक यौगिक जो है यौगिक एल्काइन जो है एसिटिलीन आ जाएंगे। एसिटिलीन इन लगा रहता है, एसिटिलीन, एथीन एसिटिलीन। चलिए एसिटिलीन हमारा सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 पर ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर सवाल का आता है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है? तो ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी और ऑप्शन सी रक्त पट्टिकाणु, ऑप्शन इनमें से सभी। तो देखिए ऑक्सीजन के परिवहन के लिए ढोने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जब परिवहन होता है, बायोलॉजी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, तो ऑक्सीजन ढोने का काम कौन करता है? आरबीसी। तो ऑक्सीजन ढोने का काम ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमारा आरबीसी संख्या हो जाएगा। आरबीसी की संख्या जो है इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। सवाल नंबर 22, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? ऑप्शन ए स्वापोषी, ऑप्शन बी समभोजी, ऑप्शन सी मृतजीवी, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो कवक में जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही, मृतजीवी इसका सही जवाब हो जाएंगे। सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है? निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? ऑप्शन ए गोलकृमि, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी अमरवेल, ऑप्शन डी जीवाणु। तो निम्नलिखित में से एक अपघटक कौन है? तो अपघटक के नाम बताना इस बार। तो इस बार जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
कौन सा एक अपघटक है? निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? ऑप्शन सी सही, अमरबेल बताएंगे। सवाल नंबर जो है बताइएगा, सवाल नंबर 24, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। ऑप्शन ए टैनिन, इस टैनिन, ऑप्शन बी गोंद, ऑप्शन सी रेजिन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा? पौधों का उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा इनमें से सभी। टैनिन, गोंद और रेजिन सभी निकलता है पौधों से। उत्सर्जी पदार्थ मतलब जो शरीर से बाहर निकलता है पेड़ पौधा के। अगला सवाल नंबर 25, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? मध्य मस्तिष्क में, मतलब कोई भी सुगंध को, गंध को हम पहचान लेते हैं, तो ऑप्शन ए मध्य मस्तिष्क में, ऑप्शन बी अग्र मस्तिष्क में, ऑप्शन सी पश्च मस्तिष्क में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? बी सही, अग्र मस्तिष्क में। सवाल नंबर 26, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं में की संख्या होती है? ऑप्शन ए कपाल की संख्या पूछ रहा है, ऑप्शन ए 12 जोड़ी, ऑप्शन बी 31 जोड़ी, ऑप्शन क्या दिया है? 31 जोड़ी, और दिया है ऑप्शन सी 24 जोड़ी, ऑप्शन डी 10 जोड़ी। तो मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या बताइएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसका जो है क्या दिया है? कपाल की संख्या पूछता है, तंत्रिकाओं की संख्या दिया है। तो इसमें जवाब दीजिएगा, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, इसमें सस्पिशन लग रहा है 12 जोड़ी, 31 जोड़ी और 24 जोड़ी और 10 जोड़ी दिया है। तो ऐसा सवाल का जवाब दिया है, जिसका सही जवाब बताइएगा ए सही हो जाएगा। इसका ए कन्फर्म है, हमारा ए हो जाएगा, 12 जोड़ी देख लीजिएगा एक बार। और फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन है, ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी है जिब्रेलिन, ऑप्शन सी हमारा है जिब्रेलिन, और ऑप्शन डी हमारा है, ऑप्शन है साइटोकाइनिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन का नाम क्या है? एथिलीन, याद रखिएगा, एथिलीन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सवाल नंबर 27 था, 28 चलेंगे अब। घेंघा रोग पनपता है, ऑप्शन ए मोटापा में, ऑप्शन बी चीनी की कमी से, ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन डी रक्त की कमी से। तो इसका सही जवाब बताएंगे, आयोडीन की कमी से हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। सॉरी, इसका 28 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, 29 में कहता है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए मस्सा, ऑप्शन सिफिलिस, ऑप्शन डी सिगनोरिया, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही, मस्सा जो है इसमें जीवाणु जनित रोग नहीं है। सवाल नंबर 30, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है? लिंग गुणसूत्रों की संख्या मानव युग्मक में कहता है लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्स वाई गुणसूत्र आप जानते होंगे, तो जो है पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं और जबकि स्त्रियों में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो मानव युग्मक लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2, एक का नाम एक्स और एक का नाम वाई, एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। चलिए सवाल नंबर 31 है, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला का कौन जो है जलता है? ऑप्शन ए मोमबत्ती, ऑप्शन बी मेथेन गैस, ऑप्शन सी केरोसिन, ऑप्शन डी कोयला। तो इसमें जो है सवाल है, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ जो है बिना ज्वाला का जलता है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कोयला। कोयला क्यों है ज्वाला का जलता है? मतलब इसमें लौ उत्पन्न नहीं होती है। देखिए जब आप मोमबत्ती जलाएगा तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होगा, और यदि बात करें हम मीथेन गैस जलाएंगे तो भी चिंगारी उत्पन्न होगा, केरोसिन तेल जलाएंगे तो चिंगारी उत्पन्न होगा, जलेगा, ज्वाला निकलेगा। लेकिन कोयला के जलाते तो धीमी आंच में जलते रहता है। अगला सवाल नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी जस्ता और ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी से, सिलिकॉन से बना होता है। जो निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बताइएगा सिलिकॉन से। सवाल नंबर 33, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन ए दिया हुआ है वाट, और ऑप्शन बी दिया हुआ जूल, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका सही जवाब बताएंगे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या बताइएगा? वेबर, आप लोग याद रखिएगा। सवाल नंबर 34, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी नरम लोहा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताइएगा 34 का नरम लोहा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। 34 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नरम लोहा के बारे में। सवाल नंबर 35, जो है विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए निष्क्रिय गैस, ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बताइएगा विद्युत बल्ब में जो भरा जाता है, ऑप्शन ए निष्क्रिय गैस भरा जाता है। सवाल नंबर हमारा 35 था, 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही। और नाइट्रोजन गैस किस में भरा जाता है? याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस हो गया हमारा खाने वाला चिप्स में भरा होता है, जो कुरकुरा वगैरह आप लोग खाते होंगे उसमें जो है चिप्स में भरा होता है। क्या चीज़? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। सवाल दिया हुआ है कि प्रकाश
अगला सवाल हमारा है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में जरूर आएंगे। सवाल दिया हुआ है, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है ऑप्शन ए 550 nm नैनोमीटर, और ऑप्शन बी 380 nm, ऑप्शन सी हमारा 100 nm, और ऑप्शन डी हमारा है 760 nm। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी सही, 380 nm बताइएगा। सवाल नंबर 37, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक बताना है इस बार। ऑप्शन ए हमारा है, हीरे का अपवर्तनांक बताना है, हीरे का अपवर्तनांक। ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है 1.42, ऑप्शन बी 1.32, और ऑप्शन सी दिया हुआ है, और ऑप्शन सी हमारा है, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है भाई? ऑप्शन सी है 2.24, और ऑप्शन डी है 2.42। तो इसका सही जवाब बताइएगा आप लोग। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर। 2.42 बताइएगा, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 याद रखना है। सवाल नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, और ऑप्शन सी हमारा है परितारिका, और ऑप्शन डी हमारा डी है पुतली। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कॉर्निया। सवाल नंबर 39 है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए, प्रकाश के किस रंग के लिए, वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होता है। तो सवाल नंबर 39 दिया हुआ है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी हरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? लाल हो जाएंगे। अब सवाल नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए वायु का, ऑप्शन बी बर्फ का, ऑप्शन सी कांच का, ऑप्शन डी हीरा का। तो इसका सही जवाब बताइएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला सवाल नंबर 41, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ऑप्शन 1/u + 1/v 1/f, ऑप्शन बी सब जो है इसका आंसर हो जाएगा ए सही। इसका पढ़ लीजिएगा आप लोग, देख लीजिए हमारा ऑप्शन ए सही, 1/v + 1/u = 1/f हमारा ए सही। सवाल नंबर 42 है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो आप लोग पहले जानते हैं कि ऑप्शन बी से हमारा हो जाएगा 2 नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। सवाल नंबर 43, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ए सही, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। सवाल नंबर 44, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यदि 20 cm है तो इसका गोलीय दर्पण कैसा होगा? प्लस दिया हुआ है, देखिए यहाँ से पकड़ना आपको, जब प्लस में दिखा रहा है गोलीय दर्पण की दूरी, जब फोकस दूरी प्लस दिया है, इसका मतलब दर्पण कैसा होगा? तो वह जो गोलीय दर्पण हमारा होगा उत्तल दर्पण होगा। फोकस दूरी दिया है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 44 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर दिखा रहा था, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी आयोडीन। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 45 का सी जवाब, 45 का सी सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, कारण निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। सवाल नंबर 46, कहता है प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है, प्रेरित धारा की दिशा जो है प्राप्त होती है, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए वाम हस्त नियम से, वाम हस्त नियम से, और ऑप्शन दिया है ऑप्शन दक्षिणा हस्त नियम से, और ऑप्शन लेंज के नियम से, ऑप्शन ओम के नियम से। तो हमारा बी सही हो जाएगा, दक्षिण हस्त नियम से। सवाल नंबर 47, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो दहन करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा है इंजन, ऑप्शन बी ईंधन, ऑप्शन सी तापक, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ईंधन का मतलब जो जल करके क्या करे हमें ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन। चलिए अगला सवाल बताइएगा। सवाल नंबर हमारा है, सवाल नंबर 48 है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, सवाल नंबर 48, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्तों की वर्गों की संख्या पूछता है, तो ऑप्शन सी बताइएगा 8 वर्ग होते हैं। अगला सवाल नंबर 49, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन चलता है। जब हम कार्बन हाइड्रोकार्बन जब समझाएंगे तो उस समय कार्बन और उसके यौगिक को चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो 49 नंबर का सवाल है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। हमारा ऑप्शन बी सही। सवाल नंबर 50, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? कार्बोनिल समूह का संकेत कौन हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए एकल बॉन्ड CHO, एकल बॉन्ड CHO, और ऑप्शन बी एकल बॉन्ड COOH, और ऑप्शन सी एकल बॉन्ड CO, इस तरह दिया है CO, और एकल बॉन्ड O एकल बॉन्ड। तो इसका जो है कार्बोनिल समूह का जो है सदस्य बता रहा है, तो ऑप्शन सी बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी सही। सवाल नंबर 51, कैल्शियम की परमाणु संख्या, सवाल नंबर 51 बताइएगा। सवाल नंबर 51,
51 सवाल है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी हमारा जो है दिया है 25। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे, और कैल्शियम हमारा 20 नंबर पर आता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 51 का क्या आंसर बताएंगे, 51 का आंसर बताइएगा ऑप्शन सी सही। सवाल नंबर 52 कहता है कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो कैलेमाइन होता है, तो कैलेमाइन ऑप्शन ए Zn, ऑप्शन बी Al, ऑप्शन सी Fe, ऑप्शन डी Hg। इस तरह के सवाल दिए गए हैं। तो कैलेमाइन जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। सवाल नंबर 52 देखिएगा, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, Al तो नहीं होगा, एल्युमिनियम, एफीरम, Hg तो नहीं चलेगा, तो हमारा कैलेमाइन हो जाएगा जस्ता का, Zn का हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर जो है 53 का जो है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। क्लोरीन, ग्रेफाइट और फॉस्फोरस, सल्फर। तो हमारा ये अधातु तत्व कौन है। तो ग्रेफाइट तो हमारा उपधातु हो जाता है। तो कौन सी अधातु विद्युत का क्या है, सुचालक है। सवाल नंबर 53 देखिएगा, सवाल नंबर 53 तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। बी क्या हो जाएंगे, बी हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। सवाल नंबर 54 है, 54 क्या कहता है देखिए, 54 नंबर है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीला को लाल कौन बनाता है भाई, तो नीला को लाल बनाने का काम करता है कौन। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा अम्ल सही। अम्ल, भास, लवण जो दिया, तो हमारा ऑप्शन ए नीले लिटमस पत्र को लाल बनाने का, नीला को लाल बनाता है अम्ल, याद रखिएगा। सवाल नंबर 55 शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ठंडा, जो काफ़ी कम टेम्परेचर पर जब ठंडा कर देते CO2 को, तो वही क्या बनता है, शुष्क गैस बर्फ बन जाता है। तो हमारा 55 का हो जाएगा बी सही। 55 का क्या बताइएगा, बी सही। CO2 गैस होता है, CO2 गैस जो है पूरा काफ़ी निम्न ताप पर पूरा ठंडा कर देते हैं, तो ठंडा करने के बाद क्या बनता है, बर्फ का रूप ले लेता है। सवाल नंबर 56 आपको नहीं दिखा होगा शायद, सॉरी, जो है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो ऑप्शन सी बी बताइएगा, CO2। सवाल नंबर जो है अगला हमारा 56 है, कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही, अधातु है। कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, अधातु है। सवाल नंबर 57 बताइएगा। सवाल नंबर अब 57 की ओर चलते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा 57 का। 57 है, धातु के ऑक्साइड का समानता होते हैं। धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी और उदासीन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही, क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय। सवाल नंबर 58 का नंबर सवाल का आता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे 58 का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछा गया है। सबसे कहता है सवाल सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा हीरा। अगला है सवाल नंबर 59, घरेलू गैस LPG का मुख्य प्रमुख अवयव क्या है। ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी एथेन, ऑप्शन डी प्रोपेन। तो 59 का कहता है घरेलू गैस जिसको LPG कहते हैं। LPG का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है। और इसका पूछा गया सवाल प्रमुख अवयव कौन है, तो प्रमुख अवयव बताइएगा। तो हमारा ब्यूटेन गैस है, ब्यूटेन जो है इसका नॉर्मल ब्यूटेन और ब्यूटेन इसका जो है समावयवी है। सवाल नंबर 60, पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा C5H12 है, तो 3 चौके 12, तो हमारा ऑप्शन 3 जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 61, सोना का परमाणु क्रमांक क्या है। सोना कितने नंबर पर आता है। ऑप्शन ए 79 नंबर पर, और ऑप्शन बी हमारा है 76 नंबर पर, ऑप्शन सी 80 नंबर पर, ऑप्शन डी 22 नंबर पर। तो सोना का परमाणु संख्या बताएगा, ऑप्शन ए सही 79 नंबर पर आता है सोने की संख्या। सवाल नंबर 62, अभिक्रिया जो दिया हुआ ZnO प्लस CO3 और जो दिया Zn प्लस CO2 में कौन सा अपचयित होता है। तो अपचयित क्या होता है, जिनसे ऑक्सीजन निकल जाए उसे क्या कहते हैं, अपचयित बोलेंगे। तो ऑप्शन ए दिया है CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी Zn और ऑप्शन डी ZnO दिया है। तो इसका सही अर्थों में देखा जाए तो सही अर्थों में हो जाएंगे, कहता है जिनसे कौन अपचयित होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही ZnO से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो जिनसे ऑक्सीजन निकलता है उसको अपचयित पदार्थ कहते हैं, तो हमारा ZnO हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 63 कहता है लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहे में इसको कहते हैं पानी चढ़ाना, संक्षारण और गैल्वेनीकरण और विद्युत अपघटन। तो ऑप्शन हमारा 63 का हो जाएगा। 63 का कहता है लोहे से जिंक जब लेपित करेंगे तो कहलाएगा गैल्वेनीकरण, याद रखिएगा। जस्ता का जब लेप चढ़ाते तो गैल्वेनीकरण कहलाता है, और वही अगर जो एल्युमिनियम का लेप चढ़ाते थे एनोडीकरण कहलाता है। इस बात को ध्यान रखा। पेंट करते तो हमारा जो है पेंट करने के बाद संक्षारण को रोका जाता है।
सवाल नंबर 64 है। 64 कहता है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, लाल, हरा। तो इसका सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है ऑप्शन ए सही। 64 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 64 का सिल्वर आयोडाइड का रंग ऑप्शन जो हमारा ए सही श्वेत हो जाएगा। और सवाल नंबर जो है 65, BS4 का संबंध है। BS4 का संबंध ऑप्शन ए हमारा है। ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन डी जल प्रदूषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन वायु प्रदूषण से। सवाल नंबर 66 सवाल का आता है। सवाल नंबर 6, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? केचुआ, उभयलिंगी। और उभयलिंगी मतलब जो ये दोनों तरफ बात होता है, केचुआ, कृमि, हाइड्रा और मछली। तो मछली क्या है? उभयलिंगी प्राणी नहीं है। तो जो है उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो मछली, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 67 पर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कौन होता है? तो ऑप्शन ए एक दिशीय होता है, और एक दिशीय होता है। ऑप्शन बी बहुदिशीय, ऑप्शन सी द्विदिशीय, ऑप्शन डी चक्रीय। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है। और सवाल नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 68 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इनमें से सभी। तो जो है पर्यावरण के अंतर्गत सभी आ जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 68 का बताइएगा डी सही, इनमें से सभी सही। सवाल नंबर 69, चिपको आंदोलन। सवाल नंबर 69 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वन संरक्षण से, ऑप्शन बी मृदा संरक्षण, जल संरक्षण और वृक्षारोपण से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, चिपको आंदोलन। आप लोग पढ़े भी होंगे, चिपको आंदोलन हो गया, वन संरक्षण से संबंधित है। सवाल नंबर 70, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुना था? तो ऑप्शन ए बताइएगा मटर के पौधा, चना और सेम और बाकी सब है। तो इसका मटर के पौधा का प्रयोग किया था। सवाल नंबर 71, कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं है? कौन ऐसा लक्षण है जो वंशागत नहीं? आँख का रोग और चमड़ी का रंग, शरीर का आकार और बाल की प्रकृति। तो आँख का रंग वंशागत लक्षण नहीं होना चाहिए। देखिए भाई, चमड़ी का रंग जो है वंशागत में आ जाएगा, आँख का रंग वंशागत के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो कहता है कौन सा अभी लक्षण वंशागत नहीं है? तो चमड़ी का रंग, शरीर का आकार भी वंशागत आता है, बाल की प्रकृति भी वंशागत आता है। तो हमारा बी सही हो जाएगा। 71 का बी बताइएगा, चमड़ी का रंग तो जो है अभिलक्षण वंशागत नहीं है। ठीक है, चमड़ी का रंग, इसको तो आप नहाइए धोइएगा तो इसका जो है रंग बदल सकता है। सवाल नंबर 72, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए साफ जल में, ऑप्शन बी गंदा जल में, ऑप्शन सी मीठा जल में, ऑप्शन इनमें से सभी में। तो गंदा जल से होता है डेंगू मच्छर बीमारी फैलता है। तो कौन सा जल बताइएगा? गंदा जल। ऑप्शन हमारा जो है डेंगू बीमारी फैलने वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 73 का आता है, पराग कोष में क्या होते हैं? पराग कोष में होता है परागकण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो पराग कोष में परागकण पाए जाते हैं, ऑप्शन सी सही। 73 का क्या बताइएगा? सी। 74 नंबर है, धात की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 74 का क्या बताइएगा? बी सही। सवाल नंबर 75, लसिका का रंग होता है कैसा होता है भाई? हरा, लाल, हल्का नीला, हल्का पीला। हरा लाल, नीला, पीला, हल्का। और 75 का जो सवाल का जवाब बताइएगा, इसका सही जवाब होता है हल्का पीला होता है लसिका का रंग, ऑप्शन डी सही। लसिका का रंग कैसा होता है? ऑप्शन डी सही। सवाल नंबर 76 का था, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होती है? तो सिर्फ CO2 मुक्त होता है, सिर्फ ऊर्जा मुक्त होती है, सिर्फ से H2O, इनमें से सभी। तो हमारे हिसाब से जो ग्लूकोज का जब निर्माण होता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि CO2 भी बनता है और ऊर्जा का भी प्राप्ति होती है और H2O बनता है, जल भी निर्माण होता है। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या होता है? इनमें से सभी सही जवाब। सवाल नंबर 77, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ से संचित रहता है? ऑप्शन ए पत्तियों में, ऑप्शन बी छाल में, और ऑप्शन सी जड़ में, और ऑप्शन डी हमारा है, ऑप्शन डी दिया हुआ है क्या चीज़? जड़, फूल में। तो इसका सही जवाब है पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ होता है? तो पत्ती में, जड़ में नहीं होता, तो छाल में इसका बताइएगा। टैनिन नामक जो पदार्थ कहाँ होता है? तो छाल में होता है, जिसको छिलका हटा करके निकाला जाता है। सवाल नंबर 78, तिलचट्टा का श्वसन अंग है, ऑप्शन ए ट्रैकिया, ऑप्शन बी गलफड़ा, ऑप्शन सी त्वचा फेफड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़? ट्रैकिया बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 78 का ट्रैकिया हो जाएंगे। और सवाल नंबर देखिएगा, 78 के बाद क्या है? 79 और 80 चलेंगे। 79 और क्या चलेंगे? 80 नंबर सवाल। 79 नंबर का आता है, RBC की जीवन अवधि होती है। हम पहले बता दिए हैं, आप जब मेरा वीडियो पहले से देख रहे होंगे, तो जब RBC आया था, परिवहन के बारे में आया था कि ऑक्सीजन का ढोने का काम कौन करता था, हमने बताया था कि RBC, और उस समय हम बताए थे कि RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का होता है। तो ऑप्शन हमारा 79 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 79 का ऑप्शन ए बताएगा 120 दिन का। सवाल नंबर 80, जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया गया है? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए जॉनसन ने, ऑप्शन बी लैमार्क
ने, और ऑप्शन सी मेंडल ने, ऑप्शन डी ग्रिफिथ ने। तो इसका बताइएगा जॉनसन ने जीन शब्द का जो है प्रस्तुत किसने किया, ऑप्शन ए सही। बाकी लोग जो है अब उम्मीद करते हैं हमारा 80 क्वेश्चन पूरा हुआ और वन शॉट में समझाने का प्रयास किए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा और समझाने का तरीका, बोलने का तरीका यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और जो है सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। बस आपका एक सब्सक्राइब मेरा एक सपोर्ट का काम कर जाएगा और इसी तरह के हम वीडियो लाते रहेंगे जिससे आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। और अगले क्लास में हम जो है इसका वस्तुनिष्ठ समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग जो है देखने का प्रयास कीजिएगा, या तो फिर आप जो है कमेंट कीजिए आपको क्या चीज़ में प्रॉब्लम होता है, वैसा ऑब्जेक्टिव हम डालने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में और उम्मीद करते हैं कि और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाइएगा और जो है चैनल पर पहली बार है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इससे हमारा सपोर्ट भी मिल जाएगा और आप देख भी पाएंगे और समय समय पर नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। सभी को जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, इसी तरह के सवाल आपको साइंस पूछा जाएगा। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद।